आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन करिए तो उसको आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा चार्ज को। ठीक है, तो एक बहुत छोटा एग्जांपल जो हम छोटी क्लासेस में ऑलरेडी करते ही आए हैं। हम स्केल को लेकर के अपने बालों पे रब करते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि उस स्केल से छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर जो हैं वो इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था ग्रीक साइंटिस्ट जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था और उन्होंने इसमें क्या किया था, एक्चुअली उन्होंने एक मटेरियल लिया था जिसको एम्बर कहते हैं और इसको रब किया था उन्होंने फर के साथ में। अब उसके बाद उन्होंने इस एम्बर के रॉड को उठा करके छोटे पीसेस के पास ले गए, पेपर के पीसेस के पास ले गए, तो उन्होंने देखा कि ये एम्बर जो है ये पीसेस को अट्रैक्ट करने लग गया। पेपर पीसेस को, ये एम्बर का जो मटेरियल था या रॉड था वो पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी आई थी ये आई थी एम्बर से, और एम्बर का मीनिंग ग्रीक में होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऐसा फेनोमेना उनको मिला जिस फेनोमेना में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फेनोमेना कहलाया, क्योंकि एम्बर जो है उसका नाम इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए इस फेनोमेना को कहा गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को फिर अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो कुछ ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये वो एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या है, वो एनर्जी है जिसकी वजह से किसी भी सब्सटेंस में, ड्यू टू विच सब्सटेंस में एक प्रॉपर्टी आ जाती है, एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी, जिससे कि वो अपने से जो हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली डिफ़ाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को तो हमने डिफ़ाइन कर लिया, लेकिन अब बात ये आई कि हम चार्ज को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो चार्ज को हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जिस भी सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी आ गई कि वो अपने से हल्के जो सब्सटेंस हैं या बॉडीज़ हैं उनको अट्रैक्ट करने लग गया, वो सब्सटेंस कहलाने लग गया चार्ज्ड। ठीक है, जिस सब्सटेंस में ये एनर्जी जो है वो कहलाई इलेक्ट्रिसिटी, और जिस सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी आई वो कहलाया चार्ज्ड। वो सब्सटेंस क्या कहलाया कि वो सब्सटेंस अब कैसा है, चार्ज्ड है। तो चार्ज जो है उनको दो भागों में बांटा गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में बांटने के लिए असल में हुआ क्या कि अगर हम लेते हैं, इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किया गया। अगर एक ग्लास रॉड को आप लेते हो और इस ग्लास रॉड को आप लेकर के सिल्क के साथ रब करते हो, तो फिर आप देखते हो कि ग्लास रॉड जो है वो चार्ज हो गया। अब इस ग्लास रॉड को आपको क्या करना है कि एक धागे से लटका देना है। ठीक है, अब ऐसे ही एक और ग्लास रॉड लेना है और उस ग्लास रॉड को आपको फिर सिल्क के साथ रब करना है और उसको इसके बाजू में लटका देना है, पहले वाले ग्लास रॉड के बाजू में लटका देना। तो आप देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि आप एक एबोनाइट का रॉड लो और इस एबोनाइट के रॉड को लेकर के अगर आप फर के साथ इसको रब करते हो और वैसा ही दूसरा एक और एबोनाइट का रॉड लेते हो और उसको भी फर के साथ रब करते हो और फिर इन दोनों को आसपास रखते हो, तो आप देखोगे फिर ये दोनों रिपेल कर रहे हैं। और अगर आप इसमें से एक, यानी एक रॉड जिसको आपने सिल्क से रब किया हुआ है और एक रॉड जिसको आपने फर से रब किया हुआ है, ये दोनों को अगर आजू बाजू रखते हो तो आप देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, ये अलग है, यानी चार्जेस जो हैं वो दो टाइप्स के हैं यहाँ पर। तो ये जो दो टाइप्स के चार्जेस हैं
इनको हम फिर कैसे डिफ़ाइन करें कि ये चार्जेस कौन सा वाला पॉजिटिव होगा और कौन सा वाला नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा एटम के स्ट्रक्चर में। हमको ये पता है कि हर एक सब्सटेंस जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ठीक है। और एटम के सेंटर पे है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो आपका बाहरी कोश है या बाहरी ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। अब जब हम जो दो सब्सटेंस हैं उनको एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक सब्सटेंस से, बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक सब्सटेंस से निकल करके दूसरे वाले सब्सटेंस में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो पहले वाले सब्सटेंस से निकला ये इलेक्ट्रॉन और जा कर के ये दूसरे में घुस गया। तो पहले वाले सब्सटेंस से जो निकला इलेक्ट्रॉन ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, इस सब्सटेंस में आ गया पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे में जो घुसा उसमें आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज हुआ, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज हुआ। तो ये दो टाइप्स हैं जो चार्जेस के हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसका एक अगर हम कहें बहुत अच्छा सा एग्जांपल ये है कि अगर आप कंसीडर करते हो कि आपके ड्रेस का जो कॉलर रहता है, आप स्कूल्स में जैसे जो ड्रेस पहना करते थे उसमें जो शर्ट की जो कॉलर हुआ करती थी वो बहुत गंदी हो जाया करती थी, है ना। तो कॉलर और कफ ये दोनों चीज़ें बहुत गंदी होती हैं। तो रीज़न उसका यही है कि इसी वजह से गंदी होती है क्योंकि जो रब होता है आपका स्किन जो है वो रब होता है आपके कॉलर के साथ या कफ के साथ। तो इस वजह से होता ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, और इसीलिए एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है और दूसरी जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हम देखेंगे जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। हम कहते हैं कि जो चार्जेस होते हैं वो क्वांटाइज्ड हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड मतलब ये होता है कि जो चार्जेस हैं वो कभी भी नेचर में जो एग्जिस्ट करेंगे, कहना चाहिए, चार्ज जो हैं वो नेचर में हमेशा ही इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म पे एग्जिस्ट करेंगे, यानी Q इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चार्ज है वो या तो प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, ऐसी वैल्यूज़ उसकी होंगी। कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि 1.5e, 2.6e, ऐसी वैल्यूज़ आप कभी भी नहीं देखोगे चार्जेस का। चार्जेस हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेंगे? प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e इस फॉर्म पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम चार्जेस के थोड़े से यूनिट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो चार्ज होता है उसका यूनिट होता है कूलम, ठीक। और CGS यूनिट एक्चुअली इसका होता है, CGS यूनिट जो है वो एब कूलम और स्टैट कूलम, ये दोनों होता है, ठीक है। अब एब कूलम कब होता है? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कंसिडर करेंगे, और स्टैट कूलम कब होता है? जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कंसिडर करेंगे, यानी जब हम मैग्नेटिज्म के साथ इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे तब वहाँ पे CGS यूनिट एब कूलम होगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी में ही डिफाइन करेंगे इसको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, तो फिर ये कहलाएगा स्टैट कूलम। इनका जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 एब कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से, और इज इक्वल्स टू, इसी को अगर आप 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के फॉर्म पे आप इसको लिख सकते हो। न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज़ आपकी आगे काम आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि चार्ज को, हमने कहा था कि चार्ज को डिफ़ाइन कैसे करें। तो एक जो बहुत आसान सी डेफिनेशन होती है, हम जो डेफिनेशन बनाया करते हैं वो फार्मूले से बना सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि चार्ज जो है Q वो करंट इनटू टाइम हम लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से 1 कूलम इज़ इक्वल्स टू हो गया 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो होगा किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड के लिए, 1 एम्पियर का करंट किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड के लिए अगर फ्लो होगा, तो फिर जो चार्ज होगा वो कहलाएगा 1 कूलम के बराबर,
ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हम सबको पता है कि अगर जो कूलम ने ये लॉ दिया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा दो चार्जेस के बीच में, है ना। कूलम्स लॉ आपका ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बीच में। यानी F जो है वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। तो ये दोनों से ही हम ये लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। या फिर हम इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें और F इज़ इक्वल्स टू A Q1 Q2 अपॉन r², ऐसा लिखें, ये भी लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट A है, SI यूनिट जो है वो फोर्स की होती है न्यूटन, ठीक, और डिस्टेंस जो है उसका होता है मीटर, और Q1 Q2 यानी जो चार्जेस हैं उनका है कूलम। तो ये जो आपके पास वैल्यू है कांस्टेंट A की, इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और SI में आप लिखेंगे F इज़ इक्वल्स टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन। CGS में आप लिखेंगे F इज़ इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन r² डाइन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कन्वेंशन किया गया और उसके हिसाब से ये कहा गया कि हम A को 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो A इज़ इक्वल्स टू, हम सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं 1/4πε0, तो ये हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन के बराबर, जहाँ पे इस 1/4πε0 की वैल्यू जो है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पर यूज़ किया है ये परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, इसकी वैल्यू होती है 8.86 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये कह रहे हैं कि हमको इसे लिखना है वेक्टर फॉर्म पे, तो वेक्टर फॉर्म पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी वैल्यू को उठा करके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, हमको ये करना है कि F इज़ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² इंटू r² न्यूटन, ऐसा लिखेंगे SI में। और CGS में आप क्या लिखेंगे, F इज़ इक्वल्स टू 1/4πε0 नहीं लिखेंगे CGS में, Q1 Q2 अपॉन r² इंटू r² डाइन, ऐसा लिखेंगे। तो इस तरीके से आप कूलम्स लॉ को इजीली डिफ़ाइन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म पे, ठीक। लेकिन ये जो कूलम्स लॉ हमने स्टडी की, इसका इम्पोर्टेंस क्या, कूलम्स लॉ जो होता है ये एक्चुअली सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही ट्रू होता है, और लेकिन इसको मान सकते हैं कि अगर जहाँ पे बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वहाँ पे भी इसको हम ट्रू मान सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और आती है कि दूसरी बात ये आती है कि ये जो कूलम का नियम है ये सिर्फ चार्जेस एट रेस्ट के लिए होता है। और एक बात ये भी कि कूलम्स लॉ पहला तो पॉइंट चार्जेस के लिए, दूसरा आप ये याद रखिए कि ये चार्जेस एट रेस्ट के लिए होता है, तीसरा कि कूलम्स लॉ जो है ये ट्रू होगा सिर्फ तभी जब डिस्टेंस जो है चार्जेस के बीच में वो कुछ किलोमीटर से लेके 10⁻15 मीटर तक के हो, यानी जिसको हम लॉन्ग रेंज फोर्स भी कह सकते हैं। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग है एटम के साथ न्यूक्लियस के अंदर, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसको, और फिर हम इससे वो भी बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी है, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स को भी हम
कूलम्स लॉ के ज़रिए से भी बता सकते हैं। ये जो लॉ बनाया गया ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे आधारित है। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तभी ये बताया गया कि ऐसा होता है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। और एक लास्ट पॉइंट कि अगर आप जहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं वहाँ पे प्रेशर को अगर बढ़ा देते हो या घटा देते हो तो उससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।